आफाक अहमद और लियाकत महसूद डंपर माफिया के लोग आमने सामने कहां पर हुआ ये अहम इंकशाफात। मुस्तफा कमाल के धरने के पीछे कौन सपोर्ट में था, बड़ा अहम इंकशाफ। बंगालियों को समंदर में फेंकने का किसने ऐलान कर दिया, तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रही, गवर्नर ने खत लिखा है, किसे लिखा है खत, और शहबाज शरीफ की छुट्टी होने वाली है, नया वजीर आजम कौन होगा, एक बड़े मनसब पर बैठे हुए शख्स का इंकशाफ। 100-200 नहीं, 102 अरब रुपए का बहुत बड़ा स्कैंडल। गंदा है पर धंधा है। जी जनाबे वाला, एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है। वो इंकशाफ ये सामने आया है कि मुस्तफा कमाल ने जब सिंध असेंबली के बाहर धरने का कहा था, लेकिन ये धरना जब प्रेस क्लब पर मुंतकिल हुआ था तो इसमें कौन लोग शामिल थे और किसने इसमें भरपूर मदद की थी, वो मदद करने वाला शख्स कौन था, अहम इंकशाफ सामने आया है। दूसरी तरफ ये हुआ है कि इस वक्त डंपर माफिया का सरबरा जिसने आफाक अहमद की खबर पर कहा था, बहुत अच्छी बात है, जिसने आफाक अहमद के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का कहा था, उसका और महाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुनान यानी आफाक अहमद के कारकुनान का आमना सामना हुआ है। यह आमने सामने की मजीद डिटेल बड़ी अहम इंकशाफात आपके सामने में रखने वाला हूं। और दूसरी तरफ आफाक अहमद साहब के हवाले से नहीं बल्कि कामरान टेसोरी ने किसी एक बड़ी अहम शख्सियत को खत लिखा है, और उस खत का मतन क्या है ये बहुत ज़्यादा अहम और दिलचस्प है। कराची में बंगालियों की एक बहुत बड़ी आबादी और ख़ास तौर पर 1971 के बाद हिजरत करने वालों की एक लंबी कहानी है। इन सब को समंदर में फेंक देने का किसने कहा है और ये धमकी दी है कि इन सब को समंदर में फेंक दिया जाए, या इन सब को तंबी की है, या इन सब के हक में बात की है, वो बात करने वाला शख्स और वो क्या गुफ्तगू है, ये आज के प्रोग्राम का जहां हिस्सा है। वहां 120 अरब रुपए का एक बहुत बड़ा स्कैंडल आपके सामने रखने वाला हूं। इस पूरी तफसीलात को जानने के लिए, समझने के लिए, गौर करने के लिए आप सबसे दरख्वास्त हर बार करता हूं, इस बार भी दरख्वास्त कि जनाब जब मैं कहते हुए नहीं डरता तो आप देखते हुए मत डरें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बटन ज़रूर दबाइए। हम अपनी मंजिलों के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और छोटी सी बात के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ के डरिए मत। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। सबसे पहली और सबसे अहम बात का आगाज़ करता हूँ। एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। आपको याद होगा कि ख़ास तौर पे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से और बल्दियात के हवाले से जिस ज़माने में मुस्तफ़ा कमाल साहब PSP के सरबरा हुआ करते थे, अभी भी मेरा ख्याल से PSP जमात तो है लेकिन उसके सरबरा का इलेक्शन कमीशन ने नहीं लिखा हुआ, PSP के सरबरा होते थे और इन्होंने 7 दिन का धरना दिया था। उस हवाले से एक बड़ा ही अहम इंकशाफ हुआ है, और वो इंकशाफ किसने किया है ज़रा सा पहले इस गुफ्तगू को सुने और फिर आगे बढ़ते हैं। जी जनाब, ये कौन शख्स है? ये शख्स है लियाकत महसूद। कौन लियाकत महसूद? वो लियाकत महसूद जिसे डंपर एसोसिएशन का सरबराह कहा जाता है, और जिसने ये कहा था कि जनाब आफाक अहमद साहब के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। उसके बाद से ये हेडलाइनों में हर शख्स की ज़बान पर है और जिसके बड़े अहम ताल्लुकात हैं। ये एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर 17 फरवरी को उसने ये कहा कि मेरे तमाम सियासी जमातों के साथ राब्ते हैं, मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते हैं, मेरे PTI से राब्ते हैं, लेकिन जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का MNA है इकबाल महसूद, वो हमारा दूर का कज़न है और हमारा एक ही पश्तून है जिससे हमारा राब्ता है। और उसने इन्हीं में कहा कि जब मेरा तमाम सियासी जमातों से राब्ता है तो जो ख़ास बात जो उन्होंने कही है वो ये कही कि मुस्तफ़ा कमाल का जो धरना हुआ था उसमें हमने मुकम्मल सपोर्ट की थी और हम वहाँ पर शामिल थे। तो क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब ने महसूद कबीले के इन लोगों के साथ और ख़ास तौर पर इनसे कोई मदद ली थी, या ये इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हैं? मेरा ख्याल में जो मुस्तफ़ा कमाल का धरना था सिंध असेंबली के सामने, उसके पास भी मैं गया था और भाई भी बैठा हुआ। 1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया इस थाने के साथ शराफ फैसल में, तो इकबाल मसूद को मैंने कॉल किया,
वो मेरा अपना बंदा है, और भाई भी आया, उसने 2 घंटे के अंदर फैसला किया। लेकिन किसी का दिल ये नहीं मानता, जो किसी का भाई और किसी का बेटा, किसी का माँ बहन वो फौत होगा, उसका गमदर्द मेरा गमदर्द है। तो यकीनन उन्होंने ये बात कही है कि उनके तमाम सियासी जमातों से राब्ते हैं, उसमें उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब का ख़ास जिक्र करते हुए ये बात कही कि जनाब ये तो बड़ी अहम बात है कि हमने उनको बाकायदा धरने में शमूलियत इख्तियार की थी। कर सकते हैं, जब हर पार्टी से तो उनका यहाँ पे भी राब्ता होगा। लेकिन इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में 2 बड़े मसले हुए हैं। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जमात-उद दावा साहब का और आजकल की मरकजी मुस्लिम लीग ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की थी। हैरत अंगेज तौर पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो महसूद हैं, यानी कि इनको सबसे फ्रंट की जगह दी गई थी, और इसमें अहम बात यह हुई कि महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद साहब के कारकुनान ने ये जानते हुए कि भी उन्हें दावत दी गई थी कि यहाँ पर ये महसूद आ रहा है, आफाक अहमद साहब के कारकुनान वहाँ पर गए। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि आफाक अहमद साहब की जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर उधर के मरकज़ी कारकुनान, मरकज़ी रहनुमा वहाँ पर गए, और जब उन्हें दावत खिताब दिया गया, अभी इन दोनों का आमना सामना इसी हवाले से हुआ था कि दोनों उधर जाकर बैठे थे, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। वहाँ पर महाजिर कौमी मूवमेंट के जो रहनुमा आए थे, उन्होंने एक धुआंधार तकरीर की इन्हीं के खिलाफ। अब फिर क्या हुआ वो बाद में बताता हूँ, पहले ज़रा सा 20-30 सेकंड के ये जुमले सुनिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। इस शहर में पहले टंकर माफिया था, फिर डंपर माफिया आ गया। इस शहर के अंदर बच्चों को, खवातीन को, जवानों को, बुजुर्गों को कुचल दिया गया और सिंध हुकूमत खामोश बैठी रही। जिस शख्स ने इस शहर के लिए आवाज उठाई, इस शहर की जिम्मेदारी उठाई और ये चीज ऑन करी कि ये शहर लवारिस नहीं है। आफाक भाई ने सिर्फ महाजिर कौम की बात नहीं की थी, आफाक भाई ने उन लवाकीन की बात की थी जो उस डंपर माफिया के आगे शहीद हुए थे। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि आफाक भाई को लसानी बुनियाद पर झूठे दहशतगर्दी के मुकदमे में बंद कर दिया गया। जी जनाबे वाला, अब यहाँ पर एक धुआंधार तकरीर कर दी गई महाजिर कौमी मूवमेंट यानी आफाक अहमद साहब के कारकुनान की तरफ से, और ख़ास तौर पे लियाकत महसूद सामने ही बैठा हुआ था। उसके थोड़ी देर के बाद लियाकत महसूद को दावत खिताब दिया गया, जिसमें उसने इस पूरे मामले का जिक्र ही नहीं किया आफाक अहमद साहब के हवाले से, और आफाक अहमद साहब पर कोई बात ही नहीं की, बल्कि वो ये कहता रहा कि भाई मुस्तफ़ा कमाल साहब और MQM पाकिस्तान से हमारे बहुत अच्छे मरासिम है। अब इस बात का इंतज़ार था क्या कि कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद दोनों का आमना सामना होगा तो क्या सूरत हाल होगी। एक तनाव की कैफियत वाज़ेह तौर पर मौजूद थी, लेकिन एक बड़ा ही अजीब और खेल हो गया। शाही सैयद साहब के ख़ास तौर पे आफाक अहमद साहब की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इन्होंने शिरकत की थी। आफाक अहमद साहब खुद दावत देने गए थे शाही सैयद साहब को, और शाही सैयद साहब ने वहाँ पर बाकायदा आफाक अहमद साहब की बड़ी हिमायत में धुआंधार तकरीर की थी, और आफाक अहमद साहब ने इनको बिल्कुल अपने बराबर में चका दी थी। लेकिन जब ANP के वहाँ पर जो नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने जब खिताब किया तो उन्होंने आफाक अहमद साहब पर कड़ी तनकीद की। माहौल गर्म हो चुका था, और उसके बाद हुआ ये कि जल्द अज जल्द इस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म किया गया, बल्कि मगरिब का वक्त हो गया तो कॉन्फ्रेंस का ख़त्म किया गया, और उसके बाद ये सब अलहदा रास्तों से यानी अलहदा गए, कोई इनके दरमियान मुलाकात या टकराव नहीं हो सका। लेकिन वहाँ पर ये कैफियत ज़रूर हो चुकी थी, क्योंकि जो आफाक अहमद साहब की नुमाइंदगी कर रहे थे उन्होंने वहाँ पर मौजूद लियाकत महसूद को आड़े हाथों लिया था, और दूसरी तरफ ANP ने वहाँ पर जो तकरीर की थी वो कुली तौर पर जो आफाक अहमद साहब के लोगों ने तकरीर की थी उसके ख़िलाफ़ तकरीर की थी। ये कशीदगी का माहौल था, लेकिन वहाँ पर पुरअमन रहा। फिर उसके बाद एक और APC हो रही थी, और उस APC में भी ये टकराव की कैफियत पैदा हुई, और इस टकराव की कैफियत में बहुत कुछ मामलात रहे, लेकिन फिर पुरअमन तौर पर सब हो गए। आफाक अहमद साहब के वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने बार बार इस बात को दोबारा से फोकस किया कि हमारा किसी कौमियत से झगड़ा नहीं, बल्कि डंपर से मरने वाले हर कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सिर्फ शहर कराची में होने वाले कत्ले आम पर बात कर रहे हैं। ये हो गई यहाँ तक की गुफ्तगू।
دوسری مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو خبر دے دی کہ یہ کیا بات ہوئی، اور باقاعدہ لیاقت محسود صاحب وہاں کہہ رہے کہ جناب اس دھرنے میں ہم لوگوں نے شمولیت اختیار کی تھی اور ہم نے کافی ساتھ دیا تھا. یہ ان کی ایک بات ہے. اب آئیے ایک اور بات کی طرف. میں نے کہا ایم کیو ایم کے ایک فلسفی، آج کل ایم کیو ایم میں کچھ لوگ نا فلاسفر ہو گئے ہیں، اور وہ فلاسفر جو ہے وہ مختلف جگہوں پر انٹرویوز دیے جا رہے ہیں اور بخدا قسم سے آپ ان سے کوئی بھی سوال پوچھ لیے وہ فلسفہ جھاڑنا شروع کر دیں گے. وہ کبھی فزکس کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے، کبھی میتھس کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے، کبھی کیمسٹری کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے، کبھی آپ کو بایولوجی سمجھانا شروع کر دیں گے، کبھی آپ کو نفسیات سمجھانا شروع کر دیں گے. پورا گھنٹہ ضائع کر دیتے. لیکن کام کی بات آپ ان سے اینکر سوال پوچھ کے تھک جائے، لیکن فلسفی ہے کہ ہاتھ میں ہی نہیں آئے گا. یہ سلسلہ ہو گیا. اس پر میں تفصیل سے پروگرام کروں گا اگلے والے کا کہ اس فلسفی کا کیا علاج کیا جائے اور اس فلسفی سے کیسے جان چھڑوائی جائے، اور جو اپنے آپ کو اس وقت مفکر اعظم تصور کر رہے ہیں ان سب کا حل کیا ہے. یہ میں آپ کو پھر اگلے پروگرام میں بتاؤں گا، لیکن تفصیلات بعد میں دوں گا اس کی، اور پورا پروگرام اس پہ کروں گا. فی الحال ایک بڑا اہم، کیونکہ میں موضوعات پر ذرا سا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں تو وقت کم ہے اور مقابلہ بہت زیادہ سخت ہے. کراچی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر وہ مہاجرین کے جو 1947 میں آئے اور پھر جو 1971 میں آئے، ان میں بہت بڑا مسئلہ ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو شناختی کارڈ کیا ہے ایک ایشو بنا ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے شناختی کارڈ پر بار سوالات پوچھے جاتے ہیں. کراچی میں ایک بہت بڑی آبادی ان بنگالی برمی مہاجرین کی اور خاص طور پہ بہاری مہاجرین کی رہتی ہے جو 1971 میں آئے. ان سب کا معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ ان سب کے شناختی کارڈ نہیں بنائے جا رہے، اور اس حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو قومی اسمبلی کے اندر اٹھا. وہاں پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما امین الحق صاحب نے جہاں تقریر کی، اس کے بعد امین الحق صاحب کے بعد جو ہے وہ ایک خطاب کیا آغا رفیع الدین صاحب نے. آغا رفیع اللہ صاحب نے جو خطاب کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اور ان کی جو کنسٹیٹوئنسی ہے اس میں ایک بڑی تعداد ابراہیم حیدری اور اوپر کی طرف بنگالیوں کی رہتی ہے. انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جناب حیرت انگیز طور پہ اتنے سخت الفاظ تو ایم کیو ایم کو استعمال کرنے چاہیے تھے، لیکن یہ استعمال کیے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما آغا رفیع اللہ نے. اور انہوں نے کہا کہ جن بنگالیوں کے شناختی کارڈ نہیں بنائے جا رہے ہیں ان کو کیا سمندر میں پھینک دیں؟ نہ ان کے بچوں کو تعلیم مل پا رہی ہے، نہ ان کے بچوں کا علاج ہو پا رہا ہے، نہ ان کو کوئی بہتر نوکری مل سکتی ہے. تو ایسا کرے کہ ان سب کو سمندر میں پھینک دیں. اچھا، حیرت انگیز طور پر یہاں پر افغانیوں کے بن جاتے ہیں، دیگر لوگوں کے بن جاتے ہیں، لیکن جو لوگ 1971 میں آئے ہیں ان سب کے شناختی کارڈ اس وقت ایک بہت بڑا ایشو بنے ہوئے ہیں. اور اس حوالے سے آغا رفیع اللہ نے کہا کہ جناب ان سب کو ایسا کرتے ہیں کہ سمندر میں پھینک دیں. یہ نیشنل اسمبلی کے اندر بات ہو رہی ہے، قومی اسمبلی کے اندر بات ہو رہی ہے، اور کہیں اور بات نہیں ہو رہی ہے. اب قومی اسمبلی کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس میں ایک اور بات بھی آ گئی. یہ آج کل تنخواہوں کا بڑا ذکر چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے سندھ سب نے تنخواہیں بڑھا لی، لیکن سندھ کی اسمبلی کے جو اراکین ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی. اچھا، کیوں نہیں بڑھائی گئی؟ جبکہ سندھ کے متعلق تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہاں پر جو ایک پارٹی ہے اس کے تو اکثریت لوگ وڈیرے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جناب جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے لوگ. اچھا، ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ بہت کم رکھی ہے. دوسری طرف نیپرا کا جو چیئرمین ہے اس کی تنخواہ 32 لاکھ روپے کر دی گئی. جو بجلی کا 32 لاکھ روپے فکس تنخواہ نیپرا کے چیئرمین کی، 32 لاکھ روپے تنخواہ. صحیح ہے؟ تو آپ بیوروکریسی کی تنخواہ اپنی مرضی سے آپ تنخواہیں بڑھا جا رہے ہیں. سندھ کے اندر جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اراکین اسمبلی، ان کی تنخواہیں لاکھ سوا لاکھ روپے، 2000 روپے ان کو ٹی اے ڈی اے ملتا ہے. یعنی کہ اگر وہ اسمبلی آتے ہیں جاتے ہیں، کہنے کو یہ بہت اچھا، بہت سارے کیونکہ وہاں پر وڈیرے ہیں ان کو تو تنخواہوں کا فرق نہیں پڑتا ہے، ان کی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تنخواہ کا. لیکن جو مڈل کلاس کی نمائندگی ہے وہاں پر کوئی بات نہیں. ہاں، البتہ نیپرا کے جو ہے وہ 32 لاکھ روپے تنخواہ کر دی گئی ہے. اب میں جس اسکینڈل کی بات کر رہا ہوں وہ اسکینڈل بڑا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کامران ٹیسوری نے کس کو خط لکھا ہے میں اس پر بعد میں ذکر کرتا ہوں، اور پھر ایک بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں، بڑا اہم انکشاف آپ کو دے رہا ہوں. ایک گندا ہے پر دھندا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سولر آج کل سب جگہ لگائے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس سولر کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی اور ایک بہت بڑا اسکینڈل چھپا ہوا ہے. گزشتہ دنوں ایک قائمہ کمیٹی کی ایک سب کمیٹی ہے، یعنی کہ جو سینٹ کی ایک قائمہ کمیٹی ہے اس کی سب کمیٹی ہے، اور اس کمیٹی کے اندر ایف بی آر کے نمائندے، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک وغیرہ وہاں پر موجود تھے. وہاں پر یہ پتہ چلا کہ تقریباً 106 ارب روپے کا ایک بہت بڑا اسکینڈل ہوا ہے، جس میں سے یہ ہوا ہے سولر کی خریداری میں. سولر کی خریداری میں انہوں نے تقریباً 69 ارب روپے کی اوور انوائسنگ کی ہے.
तकरीबन 10 मुल्कों में से ये पैसा चाइना शिफ्ट हुआ है और उस शिफ्टिंग की अलग अलग कहानियां सामने आई हैं। हैरत अंगेज तौर पर एफबीआर ने वो पूरा का पूरा डेटा पकड़ लिया है, लेकिन इनमें से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसमें 4 बड़ी कंपनियों के नाम लिए गए, जिसमें ब्राइट स्टार, मूनलाइट, असदुल्ला एंटरप्राइजेज, स्मार्ट इंपोर्ट, इन सब के नाम दिए गए जिन्होंने बेतहाशा इंपोर्ट किया है और इसमें ओवर इनवाइसिंग सामने आई है। उस ओवर इनवाइसिंग के बावजूद भी इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, ना इनके खिलाफ कोई कहेगा। इनके खिलाफ 13 मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए। हैरत अंगेज तौर पर इसमें बाकायदा, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर फालूदे वाले का अकाउंट इस्तेमाल होता है, कभी किसी का अकाउंट इस्तेमाल हो सकता है, इसी तरीके से जब एफबीआर ने ऐसे अकाउंट्स पकड़े कि जहाँ से ये गए, तो वो जो अकाउंट का मालिक था उनके शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए गए। उन्होंने कहा कि भाई हमने तो ये पेमेंट की नहीं है, हमने तो कभी ज़िंदगी में इतनी रकम देखी नहीं है। जैसे एक थे जिसने 14 करोड़ रुपए की इस तरह की इन्वेस्टमेंट एक अकाउंट से पकड़ी गई। ये जो बड़े बड़े धंधे हो रहे हैं, जिसमें मैं आपको नाम भी दे सकता हूँ, जिसमें सोलर है, बैटरीज का काम करने वाले एक बड़े साहब का नाम भी इसमें आ रहा था, वो तो छोड़िए, मैं बाद में फिर उस पर तफसीलात दूंगा। लेकिन ये अब हैरत अंगेज तौर पर इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, एफबीआर के मालूम है। अब डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि भाई इस हवाले से मजीद हम डेटा आपको कमेटी को पेश करेंगे। अरबों रुपए की ओवर इनवाइसिंग हो रही है। 109 अरब रुपए जाना कोई छोटी बात नहीं होती है, कोई छोटी बात नहीं होती है। इस पे 80 कंपनियों के नाम आ रहे हैं, सबको सब कुछ मालूम है। लेकिन ये लोग इतने ताकतवर होते हैं, इतने पावरफुल लोग हैं कि जनाब इनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता। सबको सब कुछ मालूम है, कमेटी में बताया जा रहा है, तो फिर इसको क्यों ना रखा जाए। हैरत अंगेज तौर पर यह देखा गया कि जो इनवाइसेस दी गई उसके रेट कुछ और थे, उसकी मालियत के हिसाब से सोलर को बहुत कम कीमत में फरोख्त किया जा रहा था। यानी कि मिसाल के तौर पर 10,000 रुपए की कीमत अदा की गई है वहां पर, और 5,000 रुपए में सोलर, 8,000 रुपए में सोलर बेचा जा रहा है। एक रफ फिगर आपको वैसे ही मैं बता रहा हूँ। तो कंपनियां हैरत में कि जनाब ये जब 10,000 रुपए का आपने खरीदा है, इंपोर्ट किया है, तो ये 8,000 रुपए में आप क्यों इसको किया? इन्होंने ओवर इनवाइसिंग। ओवर इनवाइसिंग का खेल समझते हैं ना। ओवर इनवाइसिंग की गई, यानी कि ज़्यादा कीमत का बताया गया, फिर उस पैसे को वहाँ से चाइना से शिफ्ट करवा कर कहीं और शिफ्ट करवाया गया। खेल मनी लॉन्ड्रिंग का खेल, और बड़े बड़े लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और ये बाकायदा मैं नहीं कह रहा, ये कमेटी के सामने सारी चीज़ पेश की गई, सारे नाम पेश किए गए, ये 80 कंपनियों का डेटा पेश किया गया। लेकिन हिम्मत है कि कोई किसी को पकड़ कर दिखा सके? कौन पकड़ेगा? अब जहाँ इतने बड़े बड़े नहीं हो सकते, और दूसरी तरफ एक डंपर माफिया की बात की जा रही है कि डंपर माफिया को पकड़ेंगे। गवर्नर कामरान टेसोरी साहब वैसे तो इस गैर मुल्की दौरे पर है, लेकिन उन्होंने खत लिखा है। अब वो बड़ा मशहूर शेर है, शानी को भी पता नहीं याद होगा, कि जिसके वो उसी अतार के लोंडे से जो है वो दवा ले रहे हैं। वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग है ना, कि भाई जिसके हाथ से बीमार हुए उसी के पास आप दवा लेने के लिए चले जाते हैं। तो भाई अब गवर्नर सिंध साहब, कामरान टेसोरी साहब ने खत लिख दिया सिंध हुकूमत को। ये खत लिखा कि भाई एक कमेटी बनाई जाए जो चीफ सेक्रेटरी की जेर साया कमेटी बने, और ये जो डंपर से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसकी तहकीकात करे। भाई मैं नियत, इन्नमल आमालुल बिन्नियात, यानी कि नियतों का अमल का दारोमदार नियत पर होता है, सही बुखारी की हदीस है। मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई अमल का दारोमदार नियत पर होता है। अब ये ख़त लिखा जा रहा है, वही सिंध हुकूमत जो उन तमाम लोगों को, कातिलों को सपोर्ट करती है, जो इस पर खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को गिरफ्तार कर लेती है, आप उस पर ये बात कर रहे हैं कि जनाब उस हवाले से कोई कमेटी बनाई जाए, और वो सिंध हुकूमत बनाए। भाई सिंध हुकूमत तो जो इस पर बात कर रहा है उसको क्रिमिनल करार देती है, उसको अरेस्ट कर लेती है। आप कहते हैं कि जनाब वो इस पर कमेटी बनाए। खैर गवर्नर साहब की अपनी मर्जी है, लेकिन उन्होंने ये एक बात कही है, वो कमेटी कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, ये बड़ा सवाल है। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।